सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। इस तस्वीर ने पूरे देश को इमोशनल कर दिया था। सबकी सांत्वना शहीद कैप्टन की पत्नी स्मृति सिंह के साथ थी। इतनी कम उम्र में विधवा होने का दर्द स्मृति के चेहरे पर साफ झलक रहा था। अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई थी। कई सपने जो साकार होने थे, लेकिन वो कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गए। पूरा देश स्मृति के पति की मौत से गमगीन था। सभी टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक इस बात की चर्चा हो रही थी कि स्मृति के साथ गलत हुआ। इतनी कम उम्र में वो विधवा हो गई। पहाड़ सी जिंदगी कैसे काटेगी वो। इस चर्चा के कुछ ही दिन हुए कि अचानक एक खबर ने सबको हिला कर रख दिया। जानकारी सामने आई कि स्मृति सिंह ने अपने पति का घर छोड़ दिया है। अब वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहेंगी। फिर क्या? जैसे ही ये खबर सामने आई, जो समाज अभी तक स्मृति को लेकर चिंता कर रहा था, वही समाज स्मृति के खिलाफ हो गया। स्मृति के सास ससुर भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बहू पर कई सारे आरोप लगाए। उनका कहना था कि उनकी बहू ने उनके साथ संबंध तोड़ दिए हैं। उनके बेटे का सामान, जिसमें उनका वीरता पुरस्कार भी शामिल था, वो भी उनसे छीन लिया है। और बस यही नहीं, इसके साथ ही उस लड़की ने कानूनी परिजन यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन के रूप में पारिवारिक पेंशन भी रिसीव की है। सास ससुर के इन आरोपों के बाद स्मृति हर न्यूज चैनल की हेडलाइन पर बन गई और चर्चा शुरू हो गई। चर्चा कहिए या फिर मीडिया ट्रायल कहिए, एक ही बात है। आगे सुनेंगे तो समझ जाएंगे आप। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? यही सब सवाल पूरे सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया में फैलने लगे। पर एक्चुअल में क्या हुआ था, चलिए आपको बताते हैं। बात शुरू हुई 5 जुलाई को, जब स्मृति सिंह और उनकी सास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अंशुमन सिंह को सम्मानित करते हुए कीर्ति चक्र प्राप्त किया था। कार्यक्रम के तुरंत बाद अंशुमन सिंह के पिता, जिनका नाम है रवि प्रताप सिंह, उन्होंने न्यूज चैनल्स को बताना शुरू किया कि उन्हें कभी भी वो वीरता पुरस्कार मिला ही नहीं, जबकि उनकी जो पत्नी है मंजू, वो केवल इसके साथ एक तस्वीर लेने की उनको अनुमति दी गई थी। लगाए गए आरोप कुछ इस प्रकार हैं। बहू सब कुछ लेकर चली गई। हमारे पास बेटे की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं बचा। हम तो बहू को बेटी की तरह रखते। वो शादी करना चाहती तो नहीं रोकते। हम तो अपने छोटे बेटे से उसकी शादी करा देते। सेना की नीति में परिवार की परिभाषा में बदलाव हो। उसे प्यार ही नहीं था हमारे बेटे से। वो देश छोड़कर चली जाएगी। ये सब पढ़ सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसा कोई अपनी बहू या किसी की बेटी या बहन के बारे में नहीं, किसी दुश्मन या किसी क्रिमिनल के बारे में बात कर रहा हो। अब यहाँ पर यह समझ नहीं आ रहा है कि इस सिंह दंपति ने अपनी बहू पर पब्लिकली इतना गुस्सा जाहिर करने का फैसला क्यों लिया। ये बात तो हम सभी जानते हैं और ये बात समझते भी हैं कि माता पिता के रूप में उनका जो नुकसान है ना, वो मरम्मत से परे है। यहाँ तक कि शब्दों में भी नहीं बता सकते इन शोकग्रस्त माता पिता का दर्द। और कई बार इस तरह के नुकसान के साथ आने वाली फीलिंग्स काफी बार बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से बाहर आ सकती हैं। सिंग्स की अपनी बहू के जरिए अपने बेटे के संबंध बनाए रखने की इच्छा भी एक तरीके से इंसानी स्तर पर समझ में आती है। इन सब तमाम इल्जामों के बाद भी स्मृति ने इस बात पर ना तो कोई बदला लिया और ना ही अपने विचार जाहिर किए। पर इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो हमारे भारतीय अंकल और आंटियां हैं ना, उनको मौका मिल गया अपनी बिन मांगी राय देने का। शाम को चाय पे चर्चा करने का एक नया टॉपिक बन गया इंसिडेंट। एक परिवार का निजी मुद्दा सडनली राष्ट्र की संस्कृति से जुड़ गया। मंजू सिंह ने तो ये तक कह डाला कि अगर स्मृति सिंह उनकी सांस्कृतिक सेटिंग से आती तो चीजें शायद अलग हो सकती थी। वो हमारी देखभाल करती। अगर वो यूपी या बिहार से होती तो हमारी देखभाल करते समय वो अपना ख्याल रखना ही भूल जाती। ये पूरा का पूरा मामला अपने साथ कई सारे अनकंफर्टेबल सवाल उठाता है कि भारतीय समाज अपनी मैरिटल फैमिली में एक महिला की जगह को कैसे देखता है, खासकर जब बहुएं परिवार की मर्यादा का पालन करने से इनकार कर देती हैं। तब अंशुमन के पिता ने सेना के नेक्स्ट ऑफ किन वाले नियमों, जिसमें रक्षा सेवाओं में सेवारत किसी भी व्यक्ति के पति या पत्नी को उसकी शादी होने के बाद निकटतम परिजन माना जाता है, उसे कहते हैं नेक्स्ट ऑफ किन, उसमें बदलाव तक की मांग करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क किया। यहाँ पर अंशुमन के माता पिता का ये थॉट प्रोसेस कि माता पिता और रिश्तेदारों का किसी आदमी की विरासत पर उसकी असली परिवार के रूप में अधिक दावा है, ये इस बात को दिखाता है कि कैसे एक महिला को केवल उस परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ उसके संबंधों के जरिए परिवार का हिस्सा माना जाता है, जैसे कि उसका पति, उसके पिता या उसके बच्चे, पुरुष बच्चे।
यहाँ पर कई सवाल हैं जो मेरा और शायद हर औरत का मन विचलित करते हैं। किसी महिला का पति अब नहीं रहा तो उसकी जिंदगी का फैसला कौन करेगा? क्या पति की मृत्यु के बाद भी वो उस जुड़ाव के लिए मजबूर है? अगर उसे नया अपना वैवाहिक जीवन शुरू करना हो तो उसका विकल्प क्या वही घर है? क्या एक औरत का जीवन महज पति और पति के परिवार से ही जुड़ा है? क्या किसी औरत का स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं? क्या एक औरत का अपने बारे में फैसला लेना अपराध है? और अगर कोई पत्नी अपने मृत पति की चीजों को अपने पास रखना चाहती है तो क्या ये गलत है? किसी भी महिला का अपने जीवन पर कोई हक है भी कि नहीं? अब जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मुद्दे को आम जनता के सामने दिखाने की कोशिश की है दोस्तों, वो भी देखने लायक है, क्योंकि इस सबके बीच में एक महिला है, एक औरत है, तो उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो बहू पहले और इंसान बाद में है। इस मामले को लेकर हमने सोशियोलॉजी के 2 एक्सपर्ट से भी बातचीत की। एक है डॉक्टर रितु मुंद्रा, और जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, और दूसरी है डॉक्टर सुषमा यादव, जो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और वाइस चांसलर है। आइए इनसे जानते हैं इनकी राय कि क्या एक औरत अकेली रह सकती है। क्या आज भी हम सोसाइटी में इस तरीके से औरत को देखते हैं कि उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पुरुष के सहारे ही चल पाएगी? उसकी लाइफ में देयर हैज टू बी अ मैन, तभी वो जिंदगी जी पाएगी, वरना उसका अपना कोई वजूद ही नहीं है। उसकी जिंदगी में एक आदमी होना सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। Not at all. Not at all. Look, I'm a living example of this. So I won't say that is the only predicament and I've got enough social recognition and honor. लेकिन जो ये कह रहे हैं उन्हें कहीं ये अंदेशा है। देखिए, अभी इस केस को हम पूरी रूप से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि फर्स्ट हैंड सूचना हमें ना उनसे मिली, मीडिया से मिल रही है हमें सूचना, और जो मीडिया से सूचना मिलती है वो बहुत कुछ एग्जेजरेटेड भी होती है, बहुत कुछ कलरफुल भी होती है, बहुत कुछ मसालेदार भी होती है, इसलिए उसको हम पूरा सच नहीं मान सकते। लेकिन ये तो बात बिल्कुल सत्य नहीं है, परंतु अगर वो विवाह करती है दोबारा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी ये मानती है कि ये मैन शुड बी देयर इन माय लाइफ एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन थिंकिंग अबाउट दैट. So this is a notion of progress in society, that a woman can decide to marry or remarry or not marry at all, whatever she decides. ये हमारा समाज है ना, वो हर एक ही सोचता है, हर एक कोई आदमी इंसान यही सोचता है कि इसके पति की डेथ हो गई तो ये विधवा हो गई, इसके साथ कोई नहीं है, इसके सहारा होना जरूरी है। क्यों सहारा होना जरूरी है? वो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बन सकती, क्यों नहीं रह सकती? ये हमारे समाज की यही तो एक कुरीति है। आप बोले कुरीति है या हमारी समाज की मनोदशा ही वैसी है कि एक आदमी की, अगर एक औरत के पति की डेथ हो गई तो उसको अबला बना दिया जाता है। ये नहीं सोचते कि वो उसकी जिंदगी है, वो अपने हिसाब से जी सकती है। क्या आदमी के जब पत्नी की डेथ हो जाती है तो उसको क्या कंपल्शन हो जाता है कि वो अकेले नहीं रह सकता? क्यों नहीं? ये ही तोहमत आदमियों पे क्यों नहीं लगाई जाती? क्यों आदमियों को अलग रखा जाता है? आदमी कुछ भी करे सब चलता है। So we met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did, and unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? क्या किसी ने स्मृति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश की? अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अंशुमन और स्मृति एक दूसरे को शादी से पहले काफी लंबे समय से जानते थे। उनकी अपनी पसंद की शादी थी और शादी होने के महज कुछ महीनों में अपने पति को खो देना ये दुख नहीं है। उसकी जिंदगी में आए खालीपन का क्या? उसने अपना पार्टनर खोया है, वो भी एक बहुत ही छोटी उम्र में। दुख तो दुख होता है ना। अब किसी के दुख से अपने दुख को तुलना करना क्या ठीक होगा? तुलना तो छोड़िए, इस लड़की का दुख तो अंशुमन के माता पिता ने अनसुना और अनदेखा करके उसको अपने सारे दुखों का कारण बना दिया। 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out. Maybe it's not true. दोस्तों, हमारे समाज में सती प्रथा भले ही खत्म हो गई है, पर उसकी सीख आज भी हर औरत को बचपन से दी जाती है।
7 जन्मों का साथ, पति के साथ ही सब कुछ है। किसी भी कीमत पर अपने पति से अलग अपने अस्तित्व के बारे में ना सोचे, और अगर पति नहीं रहा तो उसके माता पिता के साथ रहना, उनकी सेवा करना उसका धर्म है। ऐसे धर्मों का पालन करना कभी मर्दों से तो एक्सपेक्ट नहीं किया गया। सती प्रथा में पत्नी के पति के साथ जल जाने की प्रथा तो थी, पर पति के अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसके साथ अपनी जान देने के कोई प्रमाण मिले हैं? और जिस तरह से स्मृति से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने पति के जाने के बाद उसके माता पिता की सेवा करे, ऐसी अपेक्षा कभी किसी मर्द से की जाती है क्या? ये अपेक्षाएं पतियों से तो दिखती ही नहीं है, एक तरफा है बस दोस्तों। और हमारे भारतीय समुदाय में ही नहीं, हर जगह ऐसा है, कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं रिवाज और परंपराओं के नाम पर। ये उनकी चॉइस है, ये अपनी औरत की चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने ससुराल वालों के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। ये उनके ऊपर जबरदस्ती का ही उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारे साथ रहे, हमारे बेटे का वीर चक्र लेगी, हमारे पैसे लेगी पेंशन के। तो ये पूरा उसका अपना अधिकार है। उसने जो पति के लिए उसका समर्पण था, उसके लिए सब कुछ था। पति के आगे तो आप सब समझ सकते हैं कि औरत के लिए उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। तो जब उसका ही साथ नहीं रहा तो वो अपनी चॉइस से कम जिंदगी जीने का तो उन्हें हक है ना। कोई भी औरत अपनी आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी ये डिसाइड करना उसका हक है, किसी और का नहीं। पति ना रहे तो वो कैसे रहे, कहाँ रहे, ये सब कुछ उसके खुद के हाथ में होना चाहिए। Every individual, male or female, has his own choice, her or his own individuality, and her or his own capacity to decide about her actions, his actions, and the future that they would like to go in for. आपको कई ऐसे वाकये हम बता सकते हैं जहां एक शहीद की पत्नी का पूरा अस्तित्व खत्म कर दिया गया इन्हीं परंपराओं और धर्म के चलते। 2017 तक मिलिट्री लॉ में यह निर्धारित था कि एक युद्ध विधवा, जिन्हें वॉर विडोज कहा जाता है, यदि अपने दिवंगत पति के भाई के अलावा किसी और से पुनर्विवाह करती है तो वो पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है। नवंबर 2017 में कई लीगल रिप्रेजेंटेशंस के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया। हाल ऐसे है कि नेशनलिज्म के नाम पर जेंडर इमेजरी यानी कि लैंगिक कल्पना बना दी गई है, जिसमें जब एक पति मातृभूमि पर अपना जीवन समर्पित कर दे तो उसकी वॉर विडो यानी कि वीर नारी अब उसकी जगह ले लेती है और अपनी पहचान को पूरी तरह से खत्म करते हुए पूरे परिवार की आर्थिक, सामाजिक, यहाँ तक तो ठीक था, पर रिप्रोडक्टिव नीड्स की भी जिम्मेदारी वो लेगी। क्यों? क्योंकि वो एक शहीद की विधवा है जिसने अपने देश के लिए जान दे दी। उसकी विधवा उसके परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकती। राजस्थान के कुछ गांवों में लीना परमार नाम की एक सोशियोलॉजी एक्सपर्ट ने एक रिसर्च की और इस रिसर्च में पाया गया कि 90% महिलाओं की इनफॉर्मली चूड़ा प्रथा के माध्यम से उनके पति के भाइयों के साथ शादी करवा दी गई। ये थॉट कहां से आया होगा मन में कि आप अपने छोटे देवर से शादी कर लें? इसका मतलब ये हुआ कि एक औरत के लिए शादी ही जिंदगी जीने का एकमात्र ऑप्शन है। उसको पति मिलेगा तभी उसका जीवन सफल होगा, और इस प्रथा का ये मतलब हुआ कि वो अपने आप को उसी घेरे में रखे जिसमें वो पहले थी। उसका अतीत, उसका वर्तमान, यहाँ तक कि उसका भविष्य सब डिसाइड कर दे दिया गया सिक्योरिटी के नाम पर। शादी में एक औरत सुरक्षित रहती है और वो सुरक्षा भी उसको अपने मृत पति के घर में ही मिलती है, ऐसा कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में काफी लॉज बदले हैं जो कि काफी मायनों में इन वॉर विडोज के सम्मान और इनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, पर इन नियमों के साथ लोगों की सोच नहीं बदल पाई। ऐसे विचार उस नजरिए की देन है जो औरत को एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल नहीं मानता है। एक स्त्री को जब बुरा साबित करना होता है ना, तो उस पर कई तरह के भद्दे आरोप लगाए जाते हैं। इन आरोपों में दम हो ना हो, समाज की नजर में उसे बुरा तो बना ही देते हैं। इन लोगों के हिसाब से पैसा और प्रॉपर्टी में समान हिस्सेदारी की मांग करके एक महिला पारिवारिक संबंधों की नींव को कमजोर करती है और अपनी संस्कृति का उल्लंघन करती है। अपनी किताब अ फील्ड ऑफ वंस ओन, जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया में डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट बीना अग्रवाल याद करती हैं कि 1989 में एक कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय कृषि मंत्री ने उनसे ये कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं कि महिलाओं को भूमि में अधिकार दिए जाए? महिलाएं चाहती क्या है? परिवार को तोड़ना। परिवार को तोड़ने वाली बात हमारे आसपास आए दिन सुनने को मिल जाती है। बात घूम फिर कर वहीं आती है, क्या औरतों का कोई अपना वजूद है कि नहीं? स्मृति, जिसके पास एक लंबी चौड़ी जिंदगी उसके आगे पड़ी है, उसे जैसे जीना चाहे, जहां जीना चाहे, जिसके साथ जीना चाहे, ये सभी फैसले उसके अपने हैं। उसकी निजी जिंदगी से जुड़े निजी फैसले। और सिर्फ स्मृति ही नहीं, हर औरत को अपने फैसले खुद लेने का हक है, बिना किसी के दखल के।
हमारे समाज का जो तराजू है ना दोस्तों, वो हमेशा से पुरुषों की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुका है। जितना ये मर्दों को आजादी देता है, उतना ही ये महिलाओं को बांधता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि समाज में स्त्री होना, एक महिला होना कितना चुनौती भरा है। बॉलीवुड की एक फिल्म है दोस्तों, दिल धड़कने दो, उसमें ना एक बहुत ही बेहतरीन लाइन कही है फरहान अख्तर के कैरेक्टर ने राहुल बोस के कैरेक्टर को, जब वो कहता है ना कि मेरे डैड की जनरेशन तक किसी औरत ने काम नहीं किया, फिर मैंने आयशा को अलाउ किया अपना बिजनेस चलाने को। इस पर फरहान अख्तर का कैरेक्टर कहता है, और उसे तुम्हारे परमिशन की जरूरत क्यों है? विच इज माई होल पॉइंट आई गेस। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो किसी टॉपिक का जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।